नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और वाकई ये टक्कर जोरदार है क्योंकि चुनाव आयोग ने आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव यानी असेंबली इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा 14 राज्यों की 48 यानी 48 असेंबली सीट समेत 2 लोकसभा सीटों पर भी बाय इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद जहां बीजेपी दोनों राज्यों में जीत का दावा कर रही है, तो इंडिया अलायंस कह रहा है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीत कर वापस आएगा, यह कह रहा है। और दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन पे भरोसा दिखाया जाएगा। तो आज इसी पर ऐलान चुनाव पर टक्कर का बेहद पॉलिटिकल स्पेशल शो, जिसमें आज बड़े दिग्गज शामिल होंगे। अभिनंदन है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के इस मेगा एडिशन में। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में दो हाथ के बाद झारखंड और महाराष्ट्र का सियासी अखाड़ा तैयार है। चुनाव का बिगुल बज गया है और दोनों तरफ की राजनीतिक सेनाओं ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई है। माफियागिरी चल रही है, कोयला की तस्करी हो रही है। लेकिन दोनों की चुनावी राज्यों में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। खबर है कि झारखंड में बीजेपी अपनी सहयोगी जेडीयू को 2 सीट देने का मन बना रही है, लेकिन इसी बीच जेडीयू ने 11 सीटों पर ताल ठोक दी है। देखिए, हम लोगों ने 11 मांगा है और 11 में कुछ सीट है सो छूट सकता है, कुछ अगले उनके पास जो सीट होगा वो भी दे सकते हैं, कोई वही सीट नहीं रहेगा। सीटों का झगड़ा जेएमएम और कांग्रेस के बीच भी चल रहा है। चर्चा है कि झारखंड की कुल 81 सीटों में से जेएमएम 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी आरजेडी और कांग्रेस के लिए मात्र 32 सीट बचेंगी, जबकि कांग्रेस अकेले 33 सीटों पर ताल ठोक रही है। सीटों का खेल महाराष्ट्र में भी चल रहा है। सीटों की डिमांड लिस्ट में कांग्रेस 120 और उद्धव ठाकरे गुट कम से कम 100 पर दावा ठोक रहा है। तो क्या शरद पवार मात्र 68 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है। इस्राइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है, तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इस्राइल के साथ। इनको कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। हालांकि सत्तारूढ़ महायुति में सीटों पर समझौता करीब करीब फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक कुल 288 सीटों में से बीजेपी 158 सीट, सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी 70 सीट और अजीत पवार गुट 50 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी हरियाणा वाला ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड और महाराष्ट्र में भी दोहरा पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, ऐलाने चुनाव। और अब वक्त है इस बड़ी पॉलिटिकल बहस में आज के बड़े विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर 360 डिग्री वाला विश्लेषण। पहले महाराष्ट्र, ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं, ये है कि ये प्लस पॉइंट क्या है। एनडीए हरियाणा की बाजी जीतने के बाद बीजेपी के और एनडीए के हौसले बुलंद है, क्योंकि कांग्रेस के जबड़े से जीत भी छीनी और जबड़ा भी हिला दिया। और अब इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस को लग रहा है कि यहां पर बाजी बन सकती है और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस महाराष्ट्र को हर हाल में जीतना चाहती है। और बढ़ता हूं मैं आगे, लाडली बहन और मुफ्त सिलेंडर जैसी योजनाओं से फायदा मुमकिन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि लोगों को यह सुविधा मिल रही है।
और अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तिकड़ी ने बीते कुछ दिनों में ऐसी कई योजनाएं लागू करी हैं। टोल नाके भी फ्री कर दिए गए हैं। इंडिया भारी खींचतान के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात लगभग तय है, लेकिन शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सीटें ज्यादा चाहती है। अब अगला पॉइंट, असली शिवसेना और असली एनसीपी पर जनता का फैसला आएगा। यह एक बड़ा माइनस पॉइंट है। उद्धव ठाकरे और शरदराव पवार के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसा रहने वाला है, यह भी फैक्ट है, यह माइनस पॉइंट है। इसके अलावा गद्दार, चोरी की सरकार वाला नैरेटिव तोड़ने की एक बड़ी चुनौती होगी, यह बड़ा माइनस पॉइंट है। इंडिया हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर एक दबाव है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यह माइनस है। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के बाद बाबूलाल मरांडी की घर वापसी और चंपई सोरेन के आने से ताकत बढ़ेगी, प्लस पॉइंट है। जेल जाने के बाद इंडिया अलायंस में जेएमएम के हेमंत सोरेन को सहानुभूति कार्ड खेलने का एक बड़ा मौका मिला है और इसका फायदा भी मिल सकता है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। सीट शेयरिंग पर जेडीयू के साथ अब अभी तक पेच सुलझा नहीं है, यह माइनस पॉइंट है। इंडिया अलायंस राज्यों में लगातार सिमटती कांग्रेस के लिए सियासी जमीन बचाने की यह बड़ी लड़ाई है। आप याद करिए, कांग्रेस ने कब अपनी कोई सरकार रिपीट करी हो या उनके अलायंस पार्टनर ने भी कब अपनी सरकार रिपीट करी हो। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं थी चुनाव के अंदर। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। बड़ा सवाल क्या है आज का बड़ा प्रश्न यह है, हरियाणा से निकले बीजेपी के विजय रथ को विपक्ष महाराष्ट्र और झारखंड में क्या रोक पाएगा, यह बड़ा प्रश्न है। गौरव भाटिया इस बड़े दिन पे हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया, आपका अभिनंदन है। बृजमोहन श्रीवास्तव है हमारे साथ प्रवक्ता एनसीपी। अजीत पवार गुट के पूरा भरोसा है इस बार इनको कि इनकी तिकड़ी काम दिखाएगी। किशोर तिवारी एक तरफ है मेरे साथ, नेता शिवसेना उबाटा के यानी उद्धव ठाकरे गुट के। सुनील यादव है, क्योंकि बाय इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। मिल्कीपुर पे नहीं हुई घोषणा, लेकिन बाकी 9 सीटों पे हो गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो कर दिखाया, क्या उसके बाद बाय इलेक्शन में रिपीट करवाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 37 सीटों के साथ बाजी मारी है और बीजेपी के मेजॉरिटी के रथ को अगर किसी ने रोका है, मैंने ये बात जिस दिन नतीजे आए थे तब भी कही थी और आज भी कहता हूं, वो अखिलेश यादव और सपा है और कोई नहीं है। सतीश के सिंह है, कई चुनावों के सावन देख चुके हैं, उनका अभिनंदन है। महुआ मांझी जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ जुड़ रही है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। महुआ जी, आपका भी अभिनंदन है। तो चुनाव की बेला है, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के पर्व को कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी चर्चा की शुरुआत किशोर तिवारी से करते हैं। इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। किशोर जी, लेकिन आपको तो लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन संजय राउत को और राशिद अल्वी को नहीं लग रहा कुछ अच्छे होने वाला है। संजय राउत कह रहे हैं कि अगर हरियाणा की तरह चुनाव हुए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और राशिद अल्वी तो कह रहे हैं जैसे इजराइल पेजर में बम फोड़ सकता है, वॉकी टॉकी में बम फोड़ सकता है, ऐसे में ईवीएम क्या चीज है? देखिए, ईवीएम का अपना अपना विवाद है, लेकिन ये चुनाव 20% भी बैलेट पेपर से हो जाते तो इस पे विवाद नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव के नतीजे आए थे लोकसभा में, उससे कोई हरियाणा में बहुत बदल नहीं हुआ। हरियाणा में एक ही बदल हुआ था कि कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ गई और कांग्रेस ने दरकिनार किया था अपने साथियों को। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस अगर अहंकार में जाएगी और झारखंड में भी जाएगी तो यूनिटी ऑफ इंडेक्स अगर कमजोर पड़ता है तो बीजेपी की आदत है ना वोटों को बंटवा लेना। तो मैं अभी कह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर जैसे राहुल गांधी इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, हमने बार बार कहा था, वैसे ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, हेमंत सोरेन झारखंड और महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए किशोर तिवारी, फर्क है। अगर अखिलेश यादव सीएम के कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो अपने बूते पर 200 सीटें लाने की क्षमता रखते हैं और 120 तो उनके पास अभी खाते में है। पॉइंट नंबर 1, आप कहते हैं कि जेएमएम के हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन अपने दम पर सीटें लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपकी अपने दम पर आज की डेट के अंदर 15 सीटें हैं। अगर हम पिछले चुनाव को भी देख लें तो 50 है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस, अगर अभी तो चुनाव होना है, अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है तो कांग्रेस आपका सीएम क्यों बनाएगी? ये तो लॉजिकल बात है। यही तो कांग्रेस बात बोल रही है। नाना पटोले यही तो कह रहे हैं कि जो बड़ा दल आएगा वो सीएम बनाएगा। ये लॉजिकल है। और बीजेपी ने भी तो यही कहा था आपको। देखो आमिष में बताता हूं तुमको, हमारे 10% वोट जिसके पास जाते हैं वही आदमी महाराष्ट्र में सत्ता में आ जाता है। कांग्रेस एक थी और कांग्रेस 14 हो गई। कांग्रेस को ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा था, वैसे उद्धव ठाकरे को भी इन्होंने बाला साहेब ठाकरे के बेटे को सत्ता से हटाया। उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर अगर हरियाणा तरीका ही वोटिंग होता है तो हमको 180 सीटें आराम से मिलेगी। 180 सीटें मिलेंगी, ये बड़ा दावा है। 180 सीटें मिलेंगी। सतीश के सिंह, एक सेकंड, क्योंकि आपने चुनाव के कई सावन देखे हैं। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का सीएम एक्सेप्ट करने जा रही है? ये इनको तो कर लेना चाहिए था लोकसभा के बाद ही, तब तो ये आराम से 180 ले आते। अब कितना आएगा कह नहीं सकते। जो चुनाव इनके पक्ष में था वो आज बराबरी पर है। मैंने देखा है कि जो युति है वो लड़ती हुई नजर आ रही है, और जो भी डिसएडवांटेज था उसको इन्होंने पाट दिया। 5 लाख करोड़ की योजनाएं घोषित हो किसी असेंबली चुनाव से पहले 4 महीने में, ये कभी हुआ है क्या किसी राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में? दूसरी बात, आप कह रहे हैं मेहनत करी है ये इस टिकड़ी ने, अजीत पवार ने और शिंदे ने और फडणवीस ने। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप और एकनाथ शिंदे जो कि एक स्टार पावर निकल गए, डार्क हॉर्स निकल गए, इन दोनों ने मिलके काम ये किया है। और जो कुछ भी इनको जो लोकसभा में डिसएडवांटेज मिला, एक प्रदेश जहां एकदम निश्चित था कि भाजपा का बुरा हाल होने वाला है, वो अब बात मुझे नहीं दिखती है। वहां तो लाडली भी है, वहां तो फ्री, अब आपने ही बताया, आप गाड़ियां भी चला सकते हैं, मदरसा का भी सब कुछ बढ़ रहा है, पोर्ट बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब कुछ है। अच्छा, क्या और उद्धव ठाकरे को सीएम मानेगी कांग्रेस? मुझे अभी तक क्यों नहीं माना है तो क्या पता, अब तो कुछ 25 दिन बचे ही हैं, 30 दिन। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बदलापुर हो जाए, बाबा सिद्दीकी मर्डर हो जाए, शिवाजी की मूर्ति गिर जाए, ये तात्कालिक घटनाएं हैं, वो उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन इसके साथ मुझे ये बताइए कि भाई जिस प्रदेश में करो या मरो 80-20 का नारा, जिसमें जाके बड़े नेता ये कह रहे हो कि भाई अब तो ये है बटोगे तो कटोगे, तो इन लोगों ने सब कुछ अपना लगा दिया है अपने कसौटी पर। चुनाव में लगाते हैं। एमबीए वाले कहाँ हैं? एमबीए वाले कहाँ हैं? ओके किशोर तिवारी, आप सपने बड़े देख रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे। बीजेपी पीछे जरूर थी लेकिन बीजेपी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। अजीत पवार की पार्टी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, वो भी मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो सवाल ये हो रहा है कि ठाकरे परिवार का इस बार आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ेंगे वर्ली से, जो पिछली बार लड़े थे? वो क्या है आपकी जानकारी? मैं आपको जानकारी नहीं, मैं तो घर का आदमी हूँ। आदित्य ठाकरे भी लड़ेंगे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम जाएंगे। मैं एक सतीश के सिंह को एक बात बताता हूँ, जिस सरकार का बजट ही 65,000 करोड़ का हो, वो 10 लाख करोड़ की योजनाएं कर दे, 9 लाख करोड़ का कर्जा कर दे। अरे हमको सरकार चलानी है, हम ये योजनाएं कैसी चला पाएंगे? किशोर जी, ये सब जनता नहीं समझती है। जनता देखती है कि फ्री का गाड़ी घुस रहा है बंबई में, ये सब देखती है। उसको लाडली दिखता है, उसको ये छात्रवृत्ति दिखती है, उसको रेवड़ी दिखती है। सबसे रिएक्शन ले लीजिएगा। सब खाली बोर्डरूम में बहस करते रहिए। आप दोनों का अनुभव बड़ा है, लेकिन 180 सीटें, शिवसेना का दावा 180 सीटें जीत कर आएंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे चोरी की सरकार को, गद्दारों की सरकार को। गौरव भाटिया, एक तरह से जो लाभ लोकसभा चुनाव में हुआ उसको भुनाते हुए शिवसेना दिखाई दे रही है। शिवसेना और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का डिबैकल हुआ था उसको, उस पर दबाव बना रही है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अमीश जी कि हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहते हैं।
इस डिबेट में भी 3 पैनलिस्ट जो है वो वसूली अघाड़ी से हैं, विपक्ष से हैं, लेकिन फिर भी आप बाद में याद करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आपने कहा 180 सीटें बता रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा, नहीं मिलेंगी 80, जल जाएगी इनकी अहम की रस्सी। आप देखिएगा, ये वो वसूली अघाड़ी है जो हफ्ता लेती थी, जिसको किस तरह से जनता ने नकारा था। और ये क्या लड़ाई है अमीर जी? ये लड़ाई है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की विचारधारा जो हमारे साथ है, और दूसरी तरफ औरंगजेब फैन क्लब। औरंगजेब फैन क्लब क्या हमें हरा पाएगा हमारी विचारधारा को लेके? आपको एक बात बताता हूं, आपने कहा ना कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन था इनका। हरियाणा में भी 5-5 सीटें आई थी, भाजपा की और कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा में हैट्रिक लगाई है, और वही हैट्रिक हम यहां भी लगाएंगे, चाहे वो झारखंड हो। झारखंड में हम लोग सरकार पलट देंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाएंगे। ये मामला केवल और केवल महायुति का है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के जो हम लोग साथ चल रहे हैं, उसमें ये ताकत है। अब एक बड़ी बात आप मुझे बताइए, हरियाणा में इनके तोते उड़ गए थे, इनका ट्रांसफॉर्मर फूक गया था, वेंटिलेटर पे ये थे, अभी निकले भी नहीं थे। उसके बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा। आज किस तरह से निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है? अरे चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच में जाइए और जनता का आशीर्वाद लीजिए। पर राशिद अल्वी तो इजराइल को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे इजराइल पेजर में धमाके करता है, वॉकी टॉकी में धमाके करता है, वैसे ईवीएम क्या चीज है? और मोदी जी के तो रिश्ते इजराइल से बहुत अच्छे हैं, ये कहा उन्होंने। आई एम कोटिंग राशिद अल्वी, ये मेरे विचार नहीं है। You are quoting राशिद अल्वी। हाँ, मैं एक वजह से हंस रहा हूं। राशिद अल्वी जी का गुरु कौन है? राहुल गांधी, जिनकी बातें ये है कि गरीबी एक मानसिकता है, वंशवाद एक परंपरा है, 546 सीटें हैं, ये सब बातें वो कर सकते हैं। लेकिन हर नागरिक का विश्वास चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में, पेजर में कनेक्शन होता है, ईवीएम में कनेक्शन नहीं होता है। जैसे हमारा कनेक्शन जनता से है और इनका कनेक्शन नहीं है, टूट गया है, वैसे ही समझिए ईवीएम में कोई कनेक्शन नहीं होता कि मैनिपुलेट कर सके। लेकिन अब एक बड़ी बात आपको बोलना चाहूंगा, एक बात मैं देखिए, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा और शिवसेना जो एकजुट थी वो एक साथ थी, और हम लोगों ने बहुमत की सरकार बनाने का पूरा लक्ष्य पार किया। लेकिन पलटू राम कौन निकला? शिवसेना सोनिया सेना बन गई। और आज मैं जवाब दे दूं, जाना चाहिए सोनिया मैं बाला साहब ठाकरे ने कहा था, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ठीक है, ये कई बार हो चुका है। ओके, किशोर तिवारी सावरकर को माफी वीर कहा। किशोर तिवारी, कांग्रेस उद्धव ठाकरे को सीएम मानने पर अभी तक राजी नहीं है, जैसा नाना पटोले का बयान आया। और गौरव भाटिया की बात का जवाब किशोर तिवारी। गौरव भाटिया जी ने वही नैरेटिव रखा कि हमने वो हिंदुत्व छोड़ दिया, हाँ हमने अपनी विचारधारा को त्याग दिया, हम कांग्रेस के साथ चले गए। देखिए, चुनाव और गठबंधन की सरकारें, इसके बहुत अनुभव बीजेपी को भी है। बीजेपी भी महबूबा मुफ्ती के साथ गई थी। और अगर हमने गलत किया है, गौरव भाटिया जी सुन लो, अगर हमने गलत किया है, हमने हमारी विचारधारा को त्याग दिया है, तो जनता हमको पनिश करेगी। लेकिन आपने जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी है, वो क्या नीति से जुड़ा हुआ था? ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है किशोर तिवारी। गौरव भाटिया, पहला लिटमस टेस्ट हुआ, पहले एक गौरव हियर माय पॉइंट, गौरव भाटिया हियर माय पॉइंट। गौरव भाटिया, अगर इन्होंने गलत करा था तो लोकसभा चुनावों के अंदर शिवसेना को हार देखनी पड़ती, लेकिन सीटें जरूर कम हुई, आपकी भी कम हुई, उनकी भी कम हुई, कांग्रेस की सीटें बढ़ी। लेकिन लोकसभा में तो आपको नुकसान हुआ ना, यानी पब्लिक ने पसंद नहीं करा ये जो आपने करा या शिंदे गुट ने करा, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। लोकसभा चुनावों में तो एक बड़ा डिबैकल हुआ ना एनडीए का, वहां पर अजीत पवार के खाते में 1 आई, आपके शिंदे गुट के खाते में 7 आई, आपके खाते में 8 या 9 आई। हालत तो आपकी बदली हुई लोकसभा चुनावों के अंदर।
सुनिए सुनिए, पहली बात आपके सवाल का उत्तर दे दूं। हरियाणा में 5 और 5 आई थी, सरकार हमने बनाई। बिल्कुल। प्रो इनकम्बेंसी की बात जनता हमसे जोड़ के देखती है, इनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन छोड़िए, रैपिड फायर खेलते हैं। पहली बात, जब वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं राहुल गांधी, क्या वो सही है गलत है? बताइए, इसका उत्तर दीजिए। तो डांटा उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस पर विरोध दर्ज कराया और उसके बाद राहुल गांधी ने नहीं बोला। इस पे रैपिड फायर राउंड खेल के क्या करेंगे गौरव जी? इन्होंने मना करा। मेरा प्रश्न ये है कि लोकसभा चुनावों में जो डिबैकल हुआ, जो एक तरह से बीजेपी की बुरी हार हुई महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य रहे जहां बीजेपी को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। उसके आपको महाराष्ट्र के अंदर तो क्लियर कट है, आपने जो सरकार बनाई उस पे जनता ने एक तरह से अपना रेफरेंडम दिया, यही तो हुआ। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक सेकंड गौरव भाटिया। अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। लोकसभा में भी हमने तीसरी बार लगातार जीत बिल्कुल वो दिखाई करके, और नरेंद्र मोदी जी आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं? आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ा और शिंदे के चेहरे पर वोट पड़ जाएगा? बहुत अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। आपने पार्टी बदलनी, बहुत अच्छा। इनको चुप करा लीजिए। अगर आपने मोदी जी का नाम लिया तो मैं अपनी बात पूरी कर। बिल्कुल 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 गौरव, इट इज योर टर्न। आप ये मानेंगे, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे तो इतना वोट पड़ता है कि विपक्ष परेशान हो जाता है कि उनका रॉकेट लॉन्च नहीं होता। अभी महाराष्ट्र में भेज देना, हमेशा गगनचुंबी महाराष्ट्र में भेज देना, तस्वीर रखते हैं। गौरव भाटिया तुम भी आ जाना। अभी जी ये तरीका गलत है, इनको शांत कराइए। ओके, चैलेंज, ओपन चैलेंज। गौरव भाटिया, शिवसेना कह रही है कि महाराष्ट्र में भेज देना और आप भी आ जाना प्रचार करने के लिए, फिर देखते हैं, दो हाथ करके देखते हैं क्या होता है। सुनिए अजय, सुन लीजिए, इस बात का भी उत्तर ले लीजिए। ये सोनिया सेना के प्रवक्ता को बता देना कि 2019 में भी और 2019 के विधानसभा में भी दोनों बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही साथ थे। ये भूल गए हैं। गजनी है ये, गजनी। और उद्धव ठाकरे से जाके कहना पेंगुइन उड़ती नहीं है और वो उड़ नहीं पाएगी चाहे जितने। ओके, एनडीए मोदी जी है। क्या आप, ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, क्या आपको क्या कहना है? जो बात शिवसेना कह रही है, जो बात कांग्रेस कह रही है, और उनको पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस बार सरकार बना ले जाएंगे क्योंकि हालत आपकी खराब है। और अजीत पवार गुट को तो बहुत नुकसान हुआ था इस चुनाव के अंदर, लोकसभा के अंदर 1 सीट आई थी। अजीत पवार की धर्मपत्नी भी अपना चुनाव नहीं जीत पाई थी सुप्रिया सुले के आगे। अमीश जी, अभी पिछले 1 महीने पीछे हरियाणा का चुनाव हुआ है, वहाँ पर भी आत्मविश्वास बहुत था और वहाँ पर तो ऐसा, वहाँ तो जुलूस निकालने तक की तैयारी कर ली थी। हुड्डा साहब ने 65 से 70 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और उस दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड पर, वहाँ तो ढोल नगाड़े बजने लगे थे। तो इनके इस आत्मविश्वास की तो बात मत करिए। जहाँ तक बात महाराष्ट्र के चुनाव की है, बहुत ही स्पष्ट है। वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और वहाँ महाराष्ट्र के हमारे 3 आदरणीय नेता, एकनाथ शिंदे साहब, अजीतदादा पवार और देवेंद्र फडणवीस साहब, इनका जो कॉम्बिनेशन है, और वहाँ पर इन्होंने जिस प्रकार से तीनों पार्टियों के कैडर को एकजुट कर दिया है, यह है वहाँ पर हमारी राजनीतिक संगठन की शक्ति। साथ ही साथ जो प्रोग्राम हम लोगों ने दिए हैं, जो जनता के सालों से लंबित जो मांग थी उनको पूरा किया है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में, समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है युति के अंदर। समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है युति के अंदर। कांग्रेस कोई कदम नहीं छोड़ना चाहती इस बारी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भी शामिल करेगी युति के अंदर, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब बताइए, कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ा रही है बृजमोहन अग्रवाल, सपा का वोट है मुंबई के अंदर खासतौर पर। बृजमोहन श्रीवास्तव, देखिए सपा का वोट है, देखिए हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अगर वो अपनी कुनबे को बढ़ाना चाहते तो बिल्कुल बढ़ाएं, हम लोग उसको नहीं रोक रहे। हमारा पूरा की पूरा इलेक्शन का चुनाव प्रचार हमारी उपलब्धियों को लेकर है। आज तक वहाँ पर महायुति ये नहीं बता पा रही है कि वो मतदाता के पास किस लिए वोट मांगेगी, क्या करेगी वो महाराष्ट्र के लिए, उनके नेता कौन है। आज तक वो ये तय नहीं कर पा रहे कि
कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सुनील होगा। यादव, सुनील यादव, सुनील यादव, सुनील यादव, ओके, सुनील यादव वांट्स टू कमेंट, किशोर तिवारी वांट्स टू कमेंट, मुझे ओके, नहीं सुनील लगता यादव। कि इन सारी चीजों के चलते वहां पर महाविकास आघाड़ी की कोई अब जनता में आवाज भी बची है। सुनील यादव जी 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 अमीश भाई, ये राशिद अल्वी ने जो ईवीएम को लेकर आरोप लगाया है, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए ईवीएम के पक्ष में हम नहीं हैं और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मीडिया से और सदन में भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम से ही बीजेपी को हरा करके हम ईवीएम को खत्म करने का काम करेंगे। और अभी आपने खबर पढ़ी है कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी शामिल होगी। स्वाभाविक है, हम लोग तो प्रयास कर रहे थे कि हरियाणा में भी शामिल हो जाते। अगर शायद हरियाणा में शामिल होते, माननीय अखिलेश यादव जी वहां प्रचार करने गए होते, तो ये हश्र नहीं होता हरियाणा में। लेकिन हम लोगों को भरोसा है, ये लोकतंत्र का पर्व है, जनता को फैसला करना है। तो जनता जनार्दन है, जनता के बीच जाएंगे, मुद्दों को लेकर के जाएंगे। इनकी बेईमानी, इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते महिलाओं के प्रति अत्याचार, इन सब मुद्दों के साथ जाएंगे। लेकिन अमीश भाई, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का चुनाव होना था, 9 का हो रहा है, मिल्कीपुर का नहीं करा पा रहे हैं। और अभी हमारे नेता ने कहा है, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। जी जी, ये उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश में आपने शुरुआती दौर में एक बात अच्छी कही। जी जी, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, जी जी, मैं अपनी 30 पूरी सेकंड बात कर लूं, और तब आप अपनी उनसे बात को कर राय लीजिए। हम गोडसे गैंग के बीच में ना बोलेंगे, ना उनसे कोई आपत्ति। हम केवल एक बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के नारे के साथ जाएगी। जिस पीडीए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया था लोकसभा के चुनाव में, बाई इलेक्शन में साफ करेंगे और 27 में सुपड़ा साफ होगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। जी जी, गौरव भाटिया, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपकी पार्टी को। और गोट से गैंग हैं आप लोग। अमीर जी, आपने एक बात पे आपने ध्यान दिया। लव जिहाद गैंग बोलता रहा, मैं बीच में नहीं बोला। और जो आजम खां की भैंसे ढूंढवाता था वर्दी से, वो गैंग भी बोलता रहा, मैं बीच में नहीं बोला। उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूं। आज पूरे देश की जनता को यह पता चलना चाहिए समाजवादी पार्टी की सोच क्या है और भारत को ये कैसे तोड़ते हैं। आज इनका एक ट्वीट आया है मीडिया सेल का, जिसमें लिखा है, बहराइच की पुलिस कप्तान खुद कह रही है कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था। कैसे गुजर रहा था? मुस्लिम एरिया से। अच्छा, भारत में मुस्लिम एरिया भी होता है? अच्छा, समाजवादी पार्टी जहां रहती है वो मुस्लिम एरिया है और बाकी हिंदू एरिया है। अमीर भैया, अपना घर चेक करा लीजिएगा, कहीं मुस्लिम एरिया में हुआ ना तो बेदखल कर दिए जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी की सोच है। और नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे की सोच पता है क्या है? चप्पा चप्पा भारत का है, हर भारतीय को हक है, एक एक कोने में जाएगा वो। ये है हमारी सोच जोड़ने की। अब आप बताइए, ये जो मुस्लिम इलाकों ये बड़ा बोल रहे हैं। मैं इसको भी चेक करता हूं कि ऐसा कोई ट्वीट करा है कि नहीं करा हुआ है। और मेरी टीम बता रही है कि हाँ, एसपी मीडिया सेल ने ये ट्वीट करा हुआ है। एसपी मीडिया सेल ने ये ट्वीट करा हुआ है। मैं एक सेकंड, मुझे इस पर राय ले लेनी चाहिए। किशोर तिवारी, आपकी इस पर क्या राय है? सुनील यादव से पहले, आप मानते हैं कि मुस्लिम एरिया से हिंदू जुलूस नहीं निकलने चाहिए, एरिया का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? देखिए, मैं बताता हूं, भारत ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ हिंदुओं को ही कहीं से घूमने फिरने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं, सर्वधर्म समभाव में जीना चाहिए। और ये जो ट्वीट वगैरह है, इसको मैं डिसोन करता हूं। डिसोन करते हैं, ठीक है। सुनील यादव हिंदू राष्ट्र है, शिवसेना के प्रवक्ता साहब ये कह रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं ये। जी, देखिए अमीश भाई, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात कह सकता हूं, हम हिंदू मुसलमान में नहीं फंसना चाहते। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा। अब सुन लीजिए ना, आप गोडसे गैंग के चक्कर में मत पड़िए, माफी वीरों के चक्कर मत पड़िए। पूरा देश जानता है, असल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। इनसे महंगाई पे बात करोगे तो माफी वीर हो जाएंगे, इनसे बेरोजगारी पे बात करोगे
तो ये अनपढ़ ये हो जवाब जाएंगे। है। अभी इनसे भी आप जवाब महिला देना सुरक्षा पड़ेगा, पे बात मुस्लिम करोगे इलाके में तो घर ये है अखिलेश चुपचाप यादव हो का, जाएंगे। या कहीं दरअसल और है? दर्द क्या है? अखिलेश यादव का घर मुस्लिम इलाके में है इनको या चुप बाहर कराओ है? भाई, अरे चुप इस पे कराओ भाई। जवाब कैसे दीजिए। कैसे लोगों को आप बिठा लेते हो? थोड़ा सभ्य लोगों को बिठाया करिए। दरअसल दर्द क्या है अमीश भाई? अरे पाकिस्तानी मोदी हो ना, सरकार को मुस्लिम अगर इलाके कोई की बात घुटने करो। पर ले आया है, ये क्या अगर है? कोई कोई जवाब घुटने दो पर ले अगर आया हिम्मत है, है तो। अरे भाई इनसे मुस्लिम कहो इलाका थोड़ा क्या पढ़ होता है लिख ये कर के बताओ आया पहले। करें। सिर्फ ये थोड़ा बताओ, सभ्यता से मेरा बात एक करें। ही सवाल है हम जो हर जानते हैं नागरिक का गोडसे सवाल गैंग है। के हैं, तू बहुत जवाब जानकारी नहीं है। मुस्लिम इलाका क्या होता ये है भारत जितना में? देखिए हर- अमीश भाई, हर भारतीय ये का हर जितना चप्पा है, हर धर्म कोना है। धर्म आप करेंगे, कौन होते हम हैं इनको कहने वाले? पीडीए से मुस्लिम ठीक इलाका है कर और देंगे। हिंदुओं का बड़ी धर्म खबर, होता है। बड़ी खबर। ठीक कर निशिकांत देंगे। दुबे अभी- दिल्ली में भारतीय अभी जनता पार्टी के माफ किया है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है दिल्ली में कि झारखंड में अगर बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी तो आदिवासियों की जनसंख्या 45 से आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो 45 से घटकर 27 से 28% पे आ गई है। और अगर बीजेपी सरकार बनाएगी बहुमत से तो वो एनआरसी लागू करेगी और घुसपैठियों को बाहर भगाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान है। महुआ माझी मेरे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चुनाव का ऐलान हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी का ऐलान हो गया है। महुआ माझी, द गेम इज ऑन। जी नमस्कार। मैं माफी चाहता हूं, लेट आ रहा हूं आपके पास। चुनाव की घोषणा हुई है। हाँ, चुनाव की घोषणा हुई है, 1 महीना पहले ही हो चुकी है और भी टाइम था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है क्योंकि साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र एग्जाम के समय में परेशान नहीं होते हैं। इतना काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने कर दिया है महागठबंधन की सरकार में कि जनता चाहती है कि वो बार बार आए। भाजपा के कार्यकाल की अगर आप बात करें तो आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए कि मानव तस्करी, महिलाओं की तस्करी कितनी अधिक बढ़ गई थी भाजपा के कार्यकाल में। यहाँ 2000 से लेकर 2024 तक 15 से 17 साल तक जब भाजपा रही और भाजपा के कई कई मुख्यमंत्री रहे, यहाँ इतने सारे प्लेसमेंट एजेंसियां खुल गई थी। दलाल आके झुंड के झुंड लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और कहाँ लेके जाते थे और उनका शोषण करते थे। उसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बंद किया। उन्होंने महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया। ये वो वाली घोषणा नहीं थी कि 10 साल पहले बोल दिए सरकार में आने के लिए कि 15 लाख हर एक अकाउंट में जाएगा और नहीं आया। निशिकांत दुबे कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? घोषणा करने के, सुनिए, घोषणा करने के 2 दिन बाद ही वो अकाउंट में पैसा आना की कार्रवाई शुरू हो गई। तो हमारी सरकार जो करती है वो करती भी है, जो कहती है वो करती भी है। इसलिए यहाँ की जनता पूरी तरह से उन पर भरोसा करती है कि हाँ, इस बार भी उनकी सरकार आएगी तो आगे भी तमाम जितनी भी योजनाएं आएंगी उसे धरातल पर उतारा जाएगा। और जहां तक घुसपैठ की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि असम के सीएम हमारे माननीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी अभी झारखंड में कैंप कर रहे हैं, लगातार अपने स्टेट को इग्नोर करके। वहां पर झारखंड की जो आदिवासी महिलाएं, आदिवासी भाई बंधु लोग आज 19वीं शताब्दी से रह रहे हैं। उनके 5-6 जनरेशन वहां पर चाय के बागानों को उन्होंने ही बनाया। वो जंगल काट के वहां पर सांप बिच्छुओं से डसवा के उनसे चाय के बागान बनाए गए। वो वहां पर स्पेशल ट्राइब का दर्जा के लिए और स्पेशल अधिकार के लिए उन लोग, ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई 100 साल से ऊपर से उन्हें आप उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं। और घुसपैठ तो असम के रास्ते से हो रहा है, झारखंड में घुसपैठ गौरव भाटिया रास्ते से हो रहा है, तो उसे वो क्यों नहीं रोक रहे हैं? आरोप ये है कि चुनाव है और बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति लेकर आ गई है। अधीन है निशिकांत दुबे के बयान को विपक्ष इस ढंग से ले रहा है। सरकार के अधीन है बीएसएफ। नहीं, आप इस बात को भी सुनिए कि बॉर्डर से अगर कोई घुसपैठ कर रहा है। एक सेकंड महुआ जी, गौरव भाटिया रिप्लाई कर रहे हैं, गौरव भाटिया रिप्लाई कर रहे हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई, देन महुआ माझी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या जाने क्या दर्द है वहां पे जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं। हमारी जो बच्चियां हैं उनको फंसा के उनके साथ शादी कर लेते हैं जो मुसलमान हैं। और आपको मालूम है तुष्टीकरण की राजनीति इतनी है, हावी है कि ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन जेल रह के आए हैं और चंपई सोरेन जी को ये लोग नहीं अपने साथ रख पाए क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। ये गौरव जी, ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं। ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बात सुनता रहा, मैं उत्तर दे रहा हूँ, इन सबकी यही दिक्कत है। ये बहुत हल्के खिलाड़ी। भ्रष्टाचारी कैसे कह सकते हैं? आप ऐसा करिए, हेमंत सोरेन को साथ दिखाइए, वो भी भाग जाएंगे तो उनका प्रवक्ता कैसे साथ बैठेगा? चाहिए, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, वापस लेनी चाहिए। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ।
बिल्कुल रखिए, मैं अपनी बात लेकिन आप गलत बात मत बोला कीजिए। मैं पूरा सुनूंगी। आप बीच में क्यों बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक 2 मिनट तक रखिए। ठीक है, गौरव भाटिया अपनी 40 सेकंड में बात कंप्लीट करें, महबूबा जी उसके बाद आप रिप्लाई करेगा एक एक करके। गौरव भाटिया, उनकी डिमांड है कि आप अपने शब्द वापस लीजिए, क्योंकि एक आदिवासी है, एक मुख्यमंत्री है, उनके लिए ये शब्द ठीक नहीं है भ्रष्टाचारी, ये उनका कहना है। उनका कहना है जनता पूरी झारखंड की यही कह रही है, वो भ्रष्टाचारी है, उन पे आरोप है, वो अभियुक्त हैं और वो जेल में रह के आए हैं। 10 समन ईडी के गए और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ईडी के सामने वो बैठ के पूछताछ करा सके। कहा है कि कोई आरोप नहीं। बीच में ना बोले, फिर बीच में बोल रहे, फिर बीच में ना बोले। धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं अपनी बात बिंदुवार तरीके से रखूंगा, इनकी बारी आएगी ये अपनी बात रखें। आपको मालूम है एक माइनिंग का पट्टा अपने आप को दे दिया और उसके बाद उच्च न्यायालय में माफी मांगी और कहा कि मुझे ये पट्टा नहीं चाहिए, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया, ये चेक करा ले। तीसरी बड़ी बात जो मैं कह रहा था धर्मांतरण की, वहां पे जनजातीय समुदाय की जो हमारी बहनें हैं उनका धर्मांतरण करा के मुसलमान शादी कर रहे हैं और उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शिकायतें आती हैं लेकिन हेमंत सोरेन जी कोई कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। महबूबा जी, ओके महबूबा जी 20 सेकंड। मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस माइंस की बात आप कर रहे हैं, आपको पता होगा कि वो जो गिट्टी होता है ना मकान बनाने के लिए, मामूली गिट्टी, वो उसका एक माइंस उन्होंने बहुत साल पहले ले रखा था, उसमें आज तक एक कुदारी एक फावड़ा तक नहीं चला है और वो उनके विभाग में फाइल के साथ किसी तरह से हो गया है। वो एकदम उसमें एक पैसा कोर्ट ने माना है, कोर्ट ने माना है कि नहीं किया है। और जिन भ्रष्टाचारियों को आपने अरेस्ट किया था उनमें से मैक्सिमम लोग, मैं आपको बता रही हूँ, जो भाजपा के कार्यकाल के लोगों को आपने जेल में डाला और बाद में पता चला कि वो उनका ही है। देखिए, आप कुछ भी कह ले, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप कुछ भी सच झूठ कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तभी उन्हें बेल दिया गया, ये कहते हुए कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उन्हें एक निर्दोष व्यक्ति को 5 महीने तक जेल में रखा गया और एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। ये तो सच्चाई है ना, इसे तो आप मानते हैं ना, इसे तो आप मानते हैं। झूठ बोल रही है जी, झूठ ही प्रवक्ता, झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी आप बोल ही नहीं सकते हैं जब तक भ्रष्टाचार प्रूफ ना हो। जी मैं एक सेकंड आता हूं। झारखंड को लेकर सतीश जी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है और महुआ माझी से आपका क्या सवाल है? देखिए, महुआ माझी से ये सवाल तो बहुत लाजमी है कि चंपई ने आपको चकमा कैसे दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल, 2 पार्टी आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, लेकिन गौरव भाटिया के सामने, चूंकि ये एक पार्टी टू पार्टी, इसलिए मेरा बोलना उतना ठीक नहीं लगता, फिर भी बोलना पड़ेगा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहां थी वो 2 कारणों से गई थी, जितना मैं जानता हूं। एक घमंड, बहुत ज्यादा घमंड, और दूसरा भ्रष्टाचार। ये 2 वजह उनके साथ भी थी, तभी रघुवर दास जी उल्टा दिए गए थे। तो ये तो सब हमाम में सब वैसे ही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशनली भाजपा बहुत आक्रामक है, वो काम करते हैं और सब तोड़ फोड़ जोड़ सब काम कर लेते हैं। अच्छा, बताइए ना, जो वहां पर झारखंड में आजकल असम के मुख्यमंत्री कैंप कर रहे हैं, तो असम के मुख्यमंत्री एकदम बिल्कुल तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम दूध से धुले पाए गए। तो यही है, लोग आपस में लड़ने दीजिए, हमको कहाँ ला रहे हैं। जी ओके, भ्रष्टाचार। ओके, गौरव भाटिया सतीश के सिंह को जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया 1 सेकंड, गौरव भाटिया 20 सेकंड, शार्प रिप्लाई गौरव भाटिया। हाँ बिल्कुल शार्प। पहला तथ्य जो सबसे जरूरी है, झारखंड के एडवोकेट जनरल का बयान हाई कोर्ट के सामने है। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से गलत आवंटन हुआ है, हम इस माइन को सरेंडर करते हैं लीज को। अब ये तथ्य आप जजमेंट में पढ़ सकते हैं, ये तो इनका जवाब हो गया। सतीश जी ने एक बात कही, सतीश जी मैं इतना ही कहूंगा, आप बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं घमंड की वजह से, मैं समझता हूं जब आप सत्ता में होते हैं तो जनता को लगता है कुछ कमियां रही, हमने उन कमियों से सीखा और हम आगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में आपने देखा किस तरह से हैट्रिक वहां भी जो घमंडी लोग थे वो हारे कि, और आप लोगों को भी घमंड के चलते लोकसभा में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
सतीश जी, अगर आप विश्लेषक हैं ना, तो आप ये बताइए, घमंड तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी में है, सबसे ज्यादा प्रियंका वाड्रा गांधी में है, जो ये मानते हैं कि उनके उपनाम गांधी है तो उनका सत्ता पे हक है। इससे बड़ा घमंड क्या होगा? हम लोग तो कह रहे हैं, अगर जनता, आप भी तो जनता है, आपको लगा कि कोई कमी है, हम आपको सराखे पे रखेंगे और अपनी कमी से सीख के आगे बढ़ेंगे। जब परिणाम आएगा झारखंड का और महाराष्ट्र का, आप देखिएगा। सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव ये सत्ता के घमंड की बार-बार बात हो रही है। सुनील यादव जी देखिए अमीश भाई, मैं केवल एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर आई थी उन पर खरे नहीं उतरी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भगवान राम वाली सीट भी ये लोग हारे हैं। अब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रहे हैं। अरे हार से इतना डर क्यों लगता है? अब ये यही चुनाव होगा ना कि इनके हाथ आपका में थोड़ी होता है, भ्रष्टाचार खुल इलेक्शन कमीशन के जाएगा, हाथ आपकी में। बेईमानी खुल जाएगी। ठीक ठीक बात है। तो हम इन पे आरोप नहीं लगा रहे, हम तो किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। हम तो कह रहे हैं ठीक है, ये 9 अभी जीतेंगे, जब एक वो होगी तब जीत लेंगे। ओके, ब्रिज से बस कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरा देश बीजेपी से परेशान है, बीजेपी के झूठ से, इनके भ्रष्टाचार। यादव जी, अगर आपने चुनाव आयोग के जवाब को सुना होता, मिल्कीपुर में चुनाव इसलिए नहीं हो रहा कि वहां पर कोर्ट में एक प्रकरण लंबित है, इसलिए वहां पे नहीं हो पा रहा है इलेक्शन। आप जो बार बार कह रहे हैं इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं, तो एक कानूनन पहलू है उसका, इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है वहां। यही हालत हो सकता है कल अनाउंसमेंट हो जाए मिल्कीपुर की सीट का। वहां पर गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि कोर्ट में याचिका चली गई थी, इस वजह से नहीं हो सकता। वापस ले लेंगे तो चुनाव हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। आप लोग कह रहे बीजेपी नहीं करा पा रही, बीजेपी डर रही है। एक मतलब आप संविधान की बात करते हैं, संविधान की बाइंडिंग है एक। ओके, गौरव भाटिया वांट्स टू कमेंट समथिंग। गौरव भाटिया जरा मैं भी ऐड कर लूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, पहले आपका यूपी से थोड़ा मतलब थोड़ी है फिलहाल। मिल्की ओके, उत्तर प्रदेश में 10 जगह पे बाइपोल थे, 9 जगह घोषणा हुई तो 10वीं भी हो जाती। हर बात पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर छींटे डालना, आरोप लगाना बिना तथ्यों के, बिना विधिक ज्ञान के, यही समाजवादी पार्टी का असली आचरण है। वहां पे एक न्यायालय में मामला लंबित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया कि वो किस तरह से वहां चुनाव कर सकती है जब इलेक्शन पे ही मामला लंबित है। अवधेश प्रसाद का, कि उन्होंने जिससे अपना हलफनामा साइन कराया वो वकील रजिस्टर्ड ही नहीं था, ये इनको जानकारी नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इन्होंने कहा अयोध्या भगवान राम की सीट हार गए, तो ये बताओ मथुरा भगवान कृष्ण की सीट कौन जीता? भाजपा। कौन जीता वाराणसी शिव भोले की सीट? हम लोग जीते। कौन जीता मां वैष्णो देवी की सीट? हम जीते। और कौन जीता है पुरी, द्वारका, कुरुक्षेत्र? हम जीते। तो फिर वही बात करो जिसमें तुम्हारा सुनील ऐसा तर्क मत करो जो उल्टा तीर तुम्ही को लग जाए। उल्टा तीर आप ही को लग रहा है सुनील अमीश भाई। दरअसल नहीं, ठीक बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये अयोध्या क्यों हारे? क्योंकि चंदा चोरी की, जमीन घोटाला किया, सब बेईमानी की, और केवल भगवान राम ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। वक्त एक अंतराल का है। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक ब्रेकिंग स्टोरी, एक बड़ी खबर कर रही है इंतजार। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। सत्य और तथ्य में अब वो खबर जो भारत के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। यानी भारत में डिजिटल क्रांति की कहानी आज आपको सुननी होगी। क्यों भारत में मोबाइल डेटा इतना सस्ता है और क्यों हमारे पास डिजिटल पावर बन गए हैं, और हम कह सकते हैं डिजिटल महाशक्ति भारत बन गया है, क्योंकि भारत अब उन 5 देशों में शामिल हो गया है जो तेजी से 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। 6G लॉन्च करने की साल 2007 का वो दौर देश भूला नहीं है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी। यूपीए 1 के माथे पर 2G घोटालों के आरोपों वाला कलंक लग गया था। एक वो वक्त था और 17 साल बाद एक ये वक्त है जब भारत ने 6G वाले वर्ल्ड्स एलीट ग्रुप में दस्तक दे दी है। यानी विश्व की बड़ी महाशक्तियों के साथ भारत ने भी तकनीक की नई क्रांति यानी डिजिटल क्रांति का बिगुल बजा दिया है एक बार फिर से।
मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में इंटरनेट की 6th जनरेशन यानी 6G को लॉन्च करने की एक डेडलाइन का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी के मुताबिक 6G नेटवर्क सुविधा शुरू करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है और 2030 तक देश में 6G नेटवर्क सेवा शुरू कर दी जाएगी। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और चाइना 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मात्र 17 साल पहले 2G घोटाला हुआ, जिसकी वजह से भारत की रफ्तार इस क्षेत्र में बहुत धीमी पड़ गई थी। लेकिन बीते 10 साल में भारत एक बार फिर अपने पैरों पर सिर्फ खड़ा नहीं हुआ है और देश की 5 महाशक्तियों के साथ खड़ा है। और इसका बड़ा सबूत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 10 साल में हमने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है वो धरती से चंद्रमा की दूरी से 8 गुना है। इसे नरेंद्र मोदी के विजन का नतीजा ही कहा जाएगा कि बीते 10 वर्ष में देश ने न सिर्फ तरक्की की है बल्कि भ्रष्टाचार और घोटाले वाले दाग भी पूरी तरह से मिटा दिए हैं टेलीकॉम सेक्टर से। बीते 10 साल में घोटाले की खबर आपने नहीं सुनी है और भारत मोबाइल इंपोर्ट करने वाला देश से एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बन चुका है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। 2 साल पहले भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने तेजी के साथ 5G नेटवर्क रोल आउट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के लिए हमेशा हाईवेज और आईवेज वाला विजन देश के सामने हमेशा रखा है। सड़कों का जाल हो या फिर नई रफ्तार भरता इंटरनेट युग, इस बात का एक बड़ा सिग्नल है कि भारत एकदम सही ट्रैक पर है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।